हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के एमसीक्यू के बारे में। कई लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस पे वीडियो बनाना है, बौद्धिक संपदा अधिनियम में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसके बारे में। तो आज मैं लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जहाँ पर हम बात करेंगे कॉपीराइट एक्ट के बारे में, पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क, डिजाइन एक्ट, इन सभी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ये सभी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये सारे एक्ट आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बने रहेगा एंड तक हमारे साथ। तो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट मैंने पहले ही बता दिए। ठीक है, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम में कॉपीराइट हो गया, पेटेंट अधिनियम 1970 है, व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क हो गया, डिजाइन अधिनियम 2000। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा का आशय क्या है। भाई बौद्धिक संपदा तो ठीक है, उसका मतलब क्या है कि बुद्धि की संपदा ऐसी वस्तुएं जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। आ और बा दोनों। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बौद्धिक संपदा है? संगीत, पेंटिंग, डिजाइन या उपरोक्त सभी? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि संगीत भी यहाँ पे बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती है, पेंटिंग भी आएगी और डिजाइन भी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्धिक संपदा व निम्न में से क्या आता है? अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं कि निम्न में 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता है। ठीक है, तो औद्योगिक संपदा, प्रतिलिपि अधिकार, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का आ और बा दोनों। प्रतिलिपि अधिकार के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? मौलिक, ठीक है, नाट्य, साहित्यिक या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर भी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है डी नंबर का यहाँ पे सही हो जाएगा। बौद्धिक संपदा अधिकार सृजन है, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो किसके द्वारा निर्मित की जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है, किसके द्वारा सृजित होती है? मानव द्वारा, ठीक है, प्रकृति, आ और वह दोनों, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का इससे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मानव के द्वारा, मानव की बुद्धि के द्वारा ही तो उत्पन्न होगा, वो वहीं से तो सृजित होगा। तो ये है आपका बौद्धिक संपदा का सृजन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है, डिजाइन अधिनियम 2000 के उपबंधों के संबंध में यदि नियंत्रक को, जो कंट्रोलर होता है, उसको शंका उत्पन्न होती है तो वह निर्देश प्राप्त कर सकता है। तो कहाँ से वो डायरेक्शन प्राप्त कर सकता है? उच्च न्यायालय से, राज्य सरकार से, केंद्रीय सरकार से, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी सी नंबर का हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय सरकार से। अब आता है वर्ण अभिसमय। वर्ण अभिसमय किससे संबंधित है? पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है ना, ट्रेडमार्क, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि कॉपीराइट, सी फॉर कॉपीराइट। नेक्स्ट आता है पेरिस अभिसमय। पेरिस अभिसमय से संबंधित है क्या? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का, यानी कि यह पेटेंट से संबंधित है। मैड्रिड समझौता से संबंधित है। तो मैड्रिड समझौते से क्या संबंधित है? पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, या इनमें से कोई नहीं? अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का, यानी कि ट्रेडमार्क से संबंधित है मैड्रिड समझौता। उसके बाद आता है आपका वैश्विक प्रतिलिपि अधिकार सम्मेलन आयोजित किया जाता है। वो कब किया जाता है? 1952 में, 1891 में, 1886 में, या 1961 में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का, यानी कि 1952 में क्या किया गया था? वैश्विक प्रतिलिपि अधिकार सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया था। वर्ण सम्मेलन का आयोजन वर्ष क्या था? यानी जो वर्ण सम्मेलन अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वो किस वर्ष उसका आयोजन हुआ था? 1866, 86 में, 1890, 1892, या 1894? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का, यानी कि 1886, 1886 में। मैड्रिड समझौते का आयोजन वर्ष क्या था? मैड्रिड जो समझौता था उसका जो आयोजन वर्ष था वो आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 1891 में। उसके बाद आता है, भारत में प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया?
तो जो कॉपीराइट एक्ट था वो सबसे पहले कब पारित किया गया था? 1910 में, 1912 में, 1914 में या 1916 में? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का, यानी कि 1914 में। ठीक है, 1914 में क्या किया गया था? ये पहला जो कॉपीराइट एक्ट था यहाँ पे भारत में पारित किया गया था। और अभी का कौन सा है? अभी का है 1957 का। उसके बाद प्रतिलिपि अधिकार क्या है? अब यहाँ पे जो कॉपीराइट है तो उसका मतलब क्या होता है? किसी कृति को सार्वजनिक तौर पर प्रस्तुत करना, किसी कृति को किसी सार्वभौम रूप में पुनरुत्पादित करना, कृति को प्रकाशित करना, ये उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का। ठीक है, उसके बाद है प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम पारित होने का वर्ष क्या है? 1957, 1959, 1960, 1962। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का, या 1957 में यहाँ पे पारित होने का वर्ष है। और यहाँ पे इसका एक्ट का नाम भी क्या है? प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में प्रतिलिपि अधिकार का संरक्षण करने वाला विधायन व्यापार चिन्ह, पेटेंट अधिनियम, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम में संशोधन का वर्ष क्या है? यानी कि इसमें संशोधन कब हुए थे? 2010, 2012, 2014 या 2016 में? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का। ठीक है ना भाई, लोग पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक करते चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रतिलिपि अधिकार को, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? अब भाई यहाँ पे जो कॉपीराइट है इसको परिभाषित भी तो किया होगा, तो कहाँ पर परिभाषित किया गया है? धारा 10 में, धारा 12 में, या फिर धारा 14 या धारा 16 में? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का, यानी कि सेक्शन 14 में। ठीक है, इसमें क्या परिभाषित किया गया है? प्रतिलिपि अधिकार को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय स्थित है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या नई दिल्ली? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि नई दिल्ली में जो प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय है उसको स्थापित किया गया है। एक लेखन के प्रतिलिपि अधिकार की अवधि कितनी होगी? यानी कि जब एक बार आप कॉपीराइट करा लेते हैं लेखन की, तो वो कब तक के लिए रहती है? लेखक के जीवन पर्यंत प्लस मृत्यु के 100 वर्षों तक, लेखक के जीवन पर्यंत प्लस मृत्यु के 80 वर्षों तक, लेखक के जीवन पर्यंत प्लस मृत्यु के 60 वर्ष, लेखक के जीवन पर्यंत तक। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का, यानी कि लेखक के जब तक जीवित है तब तक तो ठीक है, वो तो रहेगा। उसके अलावा प्लस 60 वर्ष, उसकी जब डेथ हो जाएगी उसके 60 वर्ष तक यहाँ पे इसको कॉपीराइट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की धारा 2O के अनुसार एक साहित्यिक कार्य में शामिल है क्या? संकलन, साखी, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का, यानी कि जो 2A में है उसको संकलन एक साहित्यिक कार्य में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम में कलात्मक कार्य निम्न में से कौन शामिल नहीं है? यानी कि जो कलात्मक कार्य होते हैं उसमें क्या शामिल नहीं है? बढ़ाई का कार्य हो गया, ठीक है ना, शिल्प कला हो गया, स्थापत्य कला या रेखा चित्र। तो यहाँ पर जैसा कि मैं बताया, यहाँ पे आप ऑप्शन दे देता है, 4 पूछ लेता है कौन सा शामिल है कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर किसी भी और आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी बढ़ाई का कार्य किसके अंतर्गत शामिल नहीं है? कलात्मक कार्य में शामिल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कलात्मक कार्य में शामिल किया जाता है, कलात्मक कार्य में शामिल क्या किया जाता है? मूर्ति कला को, चित्रकला को, रेखा चित्रकारी को, या उपरोक्त सभी को? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर के इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जो कलात्मक कार्य होते हैं तो उसमें उसके अंतर्गत आप मूर्ति कला को भी देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हाथ से बनाई जाती है, चित्रकला भी बनाई गई, रेखा चित्रकारी की गई है, वो भी क्या होगा? कलात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आता है चलचित्रों अथवा फिल्मों प्रतिलिपि अधिकार की अवधि फिल्म प्रकाशित किए जाने से कब तक होगी? यानी कि जब किसी फिल्म की कॉपीराइट की जाती है तब वहाँ पर उसकी जो फिल्म होती है उसके कॉपीराइट कब तक के लिए रहती है? ठीक, आगामी कैलेंडर वर्ष से आरंभ से 60 वर्षों तक। ठीक है ना,
ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष के आरंभ से 30 वर्षों तक, ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष के आरंभ से 10 वर्षों तक, या ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष के आरंभ से 100 वर्षों तक। तो यहाँ पे जो फिल्म के कॉपीराइट होते हैं वो कब तक के लिए रहते हैं, फिल्म प्रकाशित होने के बाद। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष के आरंभ से 60 वर्षों तक के लिए यहाँ पे कॉपीराइट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूर्ति में शामिल किया जाता है क्या कास्ट, मॉडल या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि आ और बा दोनों, कास्ट और मॉडल को दोनों को मूर्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति से अभिप्रेत है। कृति का मतलब क्या होता है, जो बनाना हुआ, ठीक है ना, आपकी जो कला होती है, ध्वनांकन, चलचित्र, फिल्म, साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक, कलात्मक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि ये सभी किसके अंतर्गत कृति होता है, ठीक है ना। कृति से अभिप्रेत का मतलब क्या होता है, ये सभी जितने भी चीजें लिखी हुई है इन सभी का मतलब क्या है, कृति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अब प्रतिलिपि अधिकार के समुन्नयन का अधिकार किसका होता है, प्रथम स्वामी का, मालिक का, सरकार का या उपरोक्त सभी का। जो प्रतिलिपि अधिकार का समुन्नयन होता है वो किस, उसका अधिकार किसको होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो उसका स्वामी होता है, प्रथम स्वामी होता है, उसी को इसका अधिकार होता है। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम में पड़ोसी के अधिकार को कहा जाता है उद्देश्यवाचक या असंबंधित अधिकार, या आ और बा दोनों, या संबंधित अधिकार। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी पड़ोसी के अधिकार का मतलब क्या है कि उससे संबंधित जो अधिकार होते हैं वो कहलाता है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक सेक्शन आता है कि प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 प्रभाव में आया। कब प्रभाव में आया था, 21 जनवरी 1958, 21 मार्च 1957, 19 जुलाई 1959 या फिर 14 फरवरी 1960 को यहाँ पे इस प्रभाव में आया था। तो जो कॉपीराइट एक्ट है वो प्रभाव में कब आया था, तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का, यानी कि जो हमारा कॉपीराइट एक्ट है वो 21 जनवरी 1958 से क्या हुआ है, यहाँ पे प्रभाव में आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिलिपि अधिकार 1957 की धारा 41 में प्रतिलिपि अधिकार का प्रथम मालिक कौन है। तो जो सेक्शन 41 है वो क्या बात करती है कि प्रथम मालिक के बारे में। तो प्रथम मालिक कौन होगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संगठन, आ और बा दोनों, या सामाजिक संगठन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो प्रथम मालिक कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, चलचित्र से क्या अभिप्रेत है। यही चलचित्र का मतलब क्या होता है, केवल ध्वनि, दृश्य, केवल वीडियो फिल्म या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि भाई जब आप फिल्म बनाएंगे या चलचित्र बनाएंगे तो उसमें तो आवाज़ भी होगी ना, आवाज़ होगी तो उसकी भी कॉपीराइट रहती है, वो जो वीडियो फिल्म चलती है उसकी भी रहती है, जो दृश्य दिखता है वो भी उसकी भी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका क्या, चलचित्र से अभिप्रेत, यहाँ पे सभी चीज़ें आती हैं इसमें, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलात्मक कृति में शामिल है कंप्यूटर प्रोग्राम, नाट्य कृति, चलचित्र, वस्तु कृति। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का, यानी कि जो वस्तु कृति है वो कलात्मक कृति में शामिल है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कलात्मक कृति में शामिल नहीं है। अब यहाँ पे कलात्मक कृति ऊपर पूछा था शामिल है, इसमें पूछा गया है कलात्मक कृति में शामिल नहीं है। अभी दो क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें पूछा गया कलात्मक कृति में शामिल नहीं है। तो वास्तुकृति, चार्ट या रेखांक, आ और बा दोनों, या नाट्य कृति। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का, यानी कि नाट्य कृति जो है वो कलात्मक कृति में शामिल नहीं है। और साथ ही साथ इसमें पूछा गया है कलात्मक कृति में क्या शामिल नहीं है, तो कलात्मक शिल्पकारिता, रंगचित्र, मानचित्र या कंप्यूटर प्रोग्राम। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका भी डी और इसका भी डी। तो कंप्यूटर प्रोग्राम और नाट्य कृति दोनों क्या है, ये इस कलात्मक कृति में शामिल नहीं है। अब यहाँ पे कलात्मक कृति वो इतनी बार आ चुका है, लेकिन परिभाषित कहाँ किया गया है कॉपीराइट में। तो कलात्मक कृति को किस धारा में परिभाषित किया गया है, 2C, 3A, 4B या 5D में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका ए नंबर का, यानी सेक्शन 2C, ठीक है। सेक्शन 2C में किसको परिभाषित किया गया है, कलात्मक कृति को। अब जो साहित्यिक कृति आती है, अब अभी कलात्मक कृति थी, अब क्या आ रही है, साहित्यिक कृति। तो साहित्यिक कृति किस वर्ग में आती है, आपका प्रतिलिपि अधिकार में आती है, व्यापार चिन्ह में आती है,
पेटेंट में आती है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर का, यानी कि जो साहित्यिक कृति है वो कॉपीराइट एक्ट में आती है। उसके बाद नेक्स्ट है वास्तुकृति में से अभिप्रेत है। वास्तुकृति से क्या अभिप्रेत है, इसका मतलब क्या होता है, तो किसी भवन या संरचना के लिए कोई मॉडल, किसी भवन या संरचना के लिए मॉडल कलात्मक हो और वह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और वह दोनों नाट्यकृति में शामिल नहीं है। नाट्यकृति में क्या शामिल नहीं है, चलचित्र, मूक प्रदर्शन और वह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ये नाट्यकृति में इसको शामिल नहीं किया गया है चलचित्र में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की परिभाषा में जो खंड में दृश्यांकन, वाणिज्यिक भाटक और एवं अधिकार प्रबंधन सूचना पद को किस धारा संशोधन के अंतर्गत अधिनियम में जोड़ा गया है, ठीक है ना। अब तीन चार चीजें हैं, तीन चीजें बताई गई हैं, कौन कौन सी, एक हो गया आपका दृश्यांकन, वाणिज्यिक भाटक और अधिकार प्रबंधन सूचना, इसको किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अधिनियम क्रमांक 20 सन 1988, अधिनियम क्रमांक 22 सन 1992 या अधिनियम क्रमांक 25 सन 2000, अधिनियम क्रमांक 27 सन 2012। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अधिनियम क्रमांक 27 सन 2012। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अधिनियम क्रमांक पूछ लेता है, उसका सन पूछ लेता है, कब पारित हुआ है, ठीक है, कब प्रभाव से आया है, ये सारी चीज़ें पूछता है, सारी डेट पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत प्रकाशन शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया है, धारा 3, धारा 4, धारा 7 या धारा 9 में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका ए नंबर का, यानी कि धारा 3 में प्रकाशन शब्द को परिभाषित किया गया है। अब प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत प्रतिलिपि अधिकार के प्रथम स्वामी से संबंधित प्रावधान किस धारा में समाविष्ट है। तो जो प्रथम स्वामी से संबंधित प्रावधान है वो कहाँ पे बताया गया, धारा 10 में, धारा 12, धारा 14 या धारा 16 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि इसका सेक्शन 16 में, ठीक है। प्रकाशक साहित्य और कलात्मक कृति में प्रतिलिपि अधिकार की अवधि होगी। तो जो प्रकाशक साहित्य है, प्रकाशित जो साहित्य होते हैं, ठीक है, और कलात्मक कृति है, उसकी जो कॉपीराइट की अवधि है, यानी इसको पीरियड है, वो कब तक हो रहता है, 10 वर्ष, 30 वर्ष, 60 वर्ष या 100 वर्ष तक। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि 60 वर्ष तक उसका कॉपीराइट का यहाँ पे बना रहता है, उसके बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किसी सरकारी कृति की स्थिति में प्रतिलिपि अधिकार के प्रथम स्वामी होगा सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, लोक सेवा सरकार या बा और सा दोनों। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी नंबर का, यानी कि जो गवर्नमेंट है, भाई गवर्नमेंट की कृति है तो भाई गवर्नमेंट ही तो होगी उस वहाँ पे, तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, उसका प्रथम स्वामी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी साहित्यिक नाट्य, ठीक है, किसी साहित्यिक नाट्य या कलात्मक कृति की स्थिति में उसमें प्रतिलिपि अधिकार का प्रथम स्वामी कौन होगा, नियोजक, स्वत्वधारी, रचयिता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि उसका रचयिता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार का उल्लेख किस धारा में किया गया है, धारा 31, धारा 33, धारा 37, धारा 39, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का, यानी कि धारा 37 में। उसके बाद है नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिपि अधिकार का संबंध देने के निर्देश देने की शक्ति किसे प्राप्त है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिपि अधिकार के संबंध में जो निर्देश दिया जाता है उसकी शक्ति किसे प्राप्त की है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, केंद्रीय सरकार, समुचित सरकार या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है बी नंबर का, यानी कि केंद्रीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिलिपि अधिकार का समुच्चयन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, हाँ किया जा सकता है, विद्यमान कृति का किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, कि इसका समुच्चयन किया जा सकता है।
अब नेक्स्ट आता है प्रतिलिपि अधिकार के अंतर्गत परिभाषित नहीं है। अब ये जो प्रतिलिपि अधिकार है उसके अंदर क्या परिभाषित नहीं किया गया है, रोपण, वाड़ी, अनन्य अनुज्ञप्ति या पट्टिका। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है आपका ए नंबर का, यानी कि जो रोपण है उसको परिभाषित नहीं किया गया है, बाकी वाड़ी को परिभाषित किया गया, अनन्य अनुज्ञप्ति को, पट्टिका को, ये सभी को यहाँ पे प्रतिलिपि अधिकार के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पे बात करें प्रतिलिपि अधिकार के अंतर्गत भारतीय कृति का अर्थ क्या है। कृति जिसका लेखक भारतीय नागरिक है, कृति जिसका प्रथम प्रकाशन भारत में हुआ, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय कृति का अर्थ क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर, यानी कि जिसका लेखक भारतीय नागरिक है और जिसका प्रकाशन प्रथम बार भारत में हुआ है, यहाँ पे भारतीय कृति कहलाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। पेरिस सम्मेलन में औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि जब पेरिस सम्मेलन हुआ था उसमें औद्योगिक संपदा हुई, तो उसमें क्या हुआ था, उसके संरक्षण के लिए, औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। तो हस्ताक्षर कब हुए थे, 20 मार्च 1883, 19 जून 1883 या 27 जुलाई 1883 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का। तो 27 जुलाई 1883 को यहाँ पर अब अभी तक 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो कैसा लग रहा है सेशन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत किस धारा में प्रतिलिपि अधिकार विनिर्दिष्ट निबंधन है, धारा 20, धारा 22, धारा 25 या धारा 28 में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का, यानी कि धारा 25। प्रतिलिपि अधिकार से संबंधित विषय मामला नहीं है, जनश्रुत, विचार या कृति। तो यहाँ पे ये फिर आ व दोनों। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का, यानी कि जो आ और ब दोनों है वो प्रतिलिपि अधिकार संबंधित मामला नहीं है, जनश्रुत, तथ्य और विचार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलिपि अधिकार पंजिका के लिए प्राधिकृत अधिकारी हैं। तो पंजीयक, नियंत्रक, प्रतिलिपि अधिकारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का, यानी कि जो पंजीयक होता है वो प्राधिकृत अधिकारी होता है प्रतिलिपि अधिकार पंजिका के लिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 54, प्रतिलिपि अधिकार के अधीन प्रावधान नहीं है। तो प्रतिलिपि अधिकार के अधीन प्रावधान किसका नहीं है, प्रतिलिपि अधिकार मंडल का, ठीक है, प्रतिलिपि अधिकार समिति का, प्रतिलिपि अधिकार न्यायालय का या फिर उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का, यानी प्रतिलिपि अधिकार न्यायालय का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसमें नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के अंदर किस धारा निर्दिष्ट की प्रतिलिपि अधिकार का मालिक अपने प्रतिलिपि अधिकार का उत्तरदान कर सकता है, यानी कि प्रतिलिपि अधिकार का उत्तरदान कर सकता है, दूसरे को दे सकता है। यहाँ पे कहाँ पे बताया गया है, सेक्शन 14 में, सेक्शन 18 में, सेक्शन 20, सेक्शन 35। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का, यानी कि सेक्शन 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सा प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, किसी कृति का उल्लंघनकारी प्रतियां व्यापार के तौर पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना, ऐसी उल्लंघनकारी प्रतियां भारत में आयात करना, ऐसी उल्लंघनकारी प्रतियां भाड़े पर देना या विकृत करना, या इनमें से कोई। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में कृति का उचित उपयोग निर्दिष्ट है, धारा 52 में, ठीक है ना, 60 में, धारा 64 या धारा 72। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए नंबर का, यानी कि सेक्शन 52 में कृति का उचित उपयोग निर्दिष्ट किया गया है। नेक्स्ट है आपका, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा के अंतर्गत प्रस्तुतकर्ता के अनन्य अधिकार एवं नैतिक अधिकार क्रमशः समाविष्ट किए गए हैं, कहाँ पर बताए गए हैं, धारा 38 का एवं 38 खा, धारा 36 का या खा, 37 खा, धारा 32 का एवं 32 खा या 39 का या 39 खा। ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि धारा 38 का और 38 खा में क्या क्या बताए गए हैं, अंत प्रस्तुतकर्ता के अनन्य अधिकार एवं नैतिक अधिकार बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 59, प्रतिलिपि अधिकार
अधिनियम 1957 के अंतर्गत प्रस्तुतकर्ता का अधिकार संबंधी प्रावधान किस धारा में दिया गया है? जो प्रस्तुतकर्ता का अधिकार है वो कहाँ पर बताया गया है? धारा 36 में, धारा 38 में, धारा 40 या धारा 42 में? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धारा 38। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? केंद्रीय सरकार को, उच्च न्यायालय को, कॉपीराइट बोर्ड को, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का, यानी कि केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है कॉपीराइट एक्ट के तहत। प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी कि प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, या सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी कृति का लेखन प्रतिलिपि अधिकारों को त्याग करना चाहता है तो उसे विहित प्रारूप में किसको सूचना देनी होगी? प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार को, राज्य सरकार को, केंद्रीय सरकार को, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का, यानी प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार को। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिलिपि अधिकार के अधिलंघन पर लेखक प्रतिवादी के विरुद्ध उपलब्ध उपचार हैं, यानी कि क्या उपचार उपलब्ध हैं? यदि मान लीजिए कॉपीराइट को उल्लंघन कोई करता है तो पुनः प्राप्ति, नुकसानी की वसूली, अतिलंघन को रोकना, ये उपरोक्त दोनों? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका डी नंबर, यानी उपरोक्त दोनों। ठीक है ना, ए और बी, यानी कि अतिलंघन को रोकना, ठीक है ना, और नुकसानी की वसूली भी। उसके बाद है नेक्स्ट है, प्रतिलिपि अधिकार अधिलंघन के बाद वादी जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है निम्न में से कौन सा उपचार प्राप्त कर सकता है? प्रशासनिक उपचार, आपराधिक उपचार, सिविल उपचार, या उपरोक्त सभी? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के उपचार यहाँ पे उसके लिए उपलब्ध हैं। जहाँ किसी प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन हुआ है वहाँ प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी किस प्रकार का सिविल उपचार प्राप्त करने का अधिकार है रखता है? लाभ के लेखे में नुकसानी, व्यादेश, या उपरोक्त सभी? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का, यानी उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे बात करें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड को समझा जाएगा सिविल न्यायालय, दंड न्यायालय, राजस्व न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। किसी भावी कृति के प्रतिलिपि अधिकार का समुद्देशन किया जा सकता है? तो भाई लोग बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ, ठीक है? जो यहाँ पे काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करने वाले हैं अभी आगे, ठीक है? तो जाइएगा मत कहीं। तो किसी भावी कृति का प्रतिलिपि अधिकार का समुद्देशन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। हाँ, किया जा सकता है जब कृति अस्तित्व में आ जाए। भाई जब अस्तित्व में आ जाएगा तब किया जा सकता है। हाँ, प्रत्येक भावी कृति का किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भावी कृति होती है, जो भविष्य वाली कृति होती है, उसका प्रतिलिपि अधिकार नहीं किया जा सकता कि भाई हम भविष्य में ऐसा कुछ करेंगे तो उसका कॉपीराइट बना लो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आता है 68 क्या कहता है? यदि समुद्देशन की अवधि तय नहीं की जाती तो ऐसी अवधि समुद्देशन की तारीख से कितनी होगी? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, या 8 वर्ष? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का, यानी कि 5 वर्ष। उसके बाद है वह अवधि जिसके अंतर्गत प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार अस्तित्व में रहेगा कितनी होगी? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, या 50 वर्ष तक? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का, यानी कि 25 वर्ष तक पुनरुत्पादन का अधिकार अस्तित्व में रहेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की धारा 57 के अंतर्गत प्रतिलिपि अधिकार का अतिलंघन नहीं समझा जाएगा। किसी विधानमंडल के सचिवालय द्वारा तैयार की कृति का अन्य रूप में प्रयोग विधानमंडल के उपयोग के लिए पुनरुत्पादन, ठीक है, और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार तैयार की गई प्रमाणित प्रति में किसी कृति का पुनरुत्पादन किसी न्यायिक कार्रवाई के प्रयोजन के लिए पुनरुत्पादन या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका जो 17 नंबर है उसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के तहत रचयिता के विशेष अधिकार किस धारा में बताए गए हैं? 52 में, 54, 57 या 60 में? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि 57 में।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के किसी अपराध का संज्ञान किया जाएगा, किसके द्वारा संज्ञान किया जाएगा? कल उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का, यानी कि केवल उच्च न्यायालय के द्वारा। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 प्रतिलिपि अधिकार के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? धारा 60 में, धारा 61, धारा 62 या धारा 63 में? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का, यानी कि सेक्शन 63 में किया गया है। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के अधीन अंतर्गत द्वितीय एवं पश्चातवर्ती दोषसिद्धियों के संबंध में वर्धित दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? इनहेंसमेंट के बारे में बताया गया है, इनहेंस पनिशमेंट के बारे में। तो 64A, 65B, 62A या 63B? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का, यानी कि 65B। उसके बाद आता है प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत की जाने वाली अपीलों की परिसीमा कितनी है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि 30 दिन। अब आता है आपका प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 में कंप्यूटर कार्यक्रम प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण के लिए कब आवृत्त किया गया? 1996, 1999, 2000 या 2004? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि 1999 यानी 1999। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 को आवृत्त कृति है, ठीक है, नाट्य कृति, साहित्यिक कृति, संगीत कृति या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी। अब आता है आपका नेक्स्ट, पेटेंट अधिनियम कब पारित हुआ? अब पेटेंट, अभी कॉपीराइट था, अभी पेटेंट देख रहे हैं, ठीक है। पेटेंट अधिनियम कब पारित किया गया था? 1970, 1972, 1974 या 1976 में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का, यानी कि 1970 में इस पेटेंट अधिनियम पारित किया गया था। पेटेंट अधिनियम 1970 के संबंधित विधि है बौद्धिक संपदा विधि, संविदा विधि, कारखाना विधि या प्रशासनिक विधि? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, यानी कि बौद्धिक संपदा है पेटेंट अधिनियम। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नियंत्रक के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? यानी जब नियंत्रक होता है उसके आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होती है? उच्च न्यायालय, डिजाइन बोर्ड को, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का इसका करेक्ट आंसर है, यानी हाई कोर्ट को अपील होगी, ठीक है ना। उसके बाद है डिजाइन अधिनियम 2000 के अंतर्गत वस्तु में शामिल है। तो डिजाइन अधिनियम के अंतर्गत वस्तु में क्या शामिल है? कोई कृत्रिम अथवा प्राकृतिक पदार्थ, अंशतः कृत्रिम और अंशतः प्राकृतिक पदार्थ, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि आ और बा दोनों। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 82, ठीक है। अब यहाँ पे 82 में क्या है? पेटेंट अधिनियम 1970 लागू होता है कहाँ पर? संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत और जम्मू कश्मीर को छोड़कर, संपूर्ण भारत में, पूर्वी भारत को छोड़कर, संपूर्ण भारत, पश्चिमी भारत को छोड़कर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, संपूर्ण भारत पर ये पेटेंट अधिनियम लागू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना, 130+ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे 83 क्या कहता है? भारत में पेटेंट अधिकारों के संरक्षण से संबंधी अधिनियम, पेटेंट अधिनियम 1970, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 या उपयोग सभी? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी। बौद्धिक संपदा विधि से संबंधित अधिनियम है पेटेंट अधिनियम, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, व्यापार चिन्ह अधिनियम, उपरोक्त सभी? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नया उत्पाद, ठीक है, कोई नया उत्पाद या प्रक्रिया जो एक खोज हो और औद्योगिक उपयोगिता का है, तो होता है क्या? पेटेंट, प्रतिलिपि अधिकार, खोज या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका ए नंबर का, यानी कि पेटेंट। यानी कोई नया खोज करते हैं आप, नए उत्पाद करते हैं, तो उसका पेटेंट कराया जाता है। उसके बाद है किसी भी प्रदान किए गए पेटेंट की अवधि क्या होगी? यानी कि कॉपीराइट की अवधि हमने देखी थी 60 वर्ष तक रहती है, तो यहाँ पे पेटेंट की अवधि कितनी रहती है? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि 20 वर्ष तक वो पेटेंट की अवधि रहती है। किसी भी खोज का आप पेटेंट कराते हैं तो 20 वर्ष तक रहता है, उसके बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87, पेटेंट की समाप्ति पर कौन सा तरीका अधिनियम
में प्रावधानित है? पेटेंट का प्रतिसंहरण, पेटेंट का अभ्यर्पण, आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं है? पेटेंट की समाप्ति क्या होगा? तो यहाँ पे 87 क्या हो जाएगा? सी नंबर, आ और बा दोनों पेटेंट प्रतिसंहरण हो जाएगा, पेटेंट और पेटेंट का अभ्यर्पण हो सरेंडर हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटेंट करने के लिए आवश्यक तत्व या शर्तें क्या है? नवीनता, औद्योगिक उपयोग, आविष्कार कार्य या उपयोग सभी? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि औद्योगिक उपयोग भी होना चाहिए, उसका कार्य भी होना चाहिए आविष्कार का, ठीक है, नवीनता भी होनी चाहिए उसमें कुछ, तभी तो यहाँ पे उसका पेटेंट कराओगे, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति नियंत्रक के समक्ष किसी पेटेंट प्रदान करने के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शित कर सकता है पेटेंट करने के प्रदान करने से पूर्व, पेटेंट प्रदान करने के पश्चात, या फिर पेटेंट के आवेदन के प्रकाशन के पश्चात, या और बाद दोनों? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का, ठीक है, पेटेंट प्रदान करने से पूर्व। उसके बाद आता है 19 क्वेश्चन, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी अनाधिकृत ढंग से पेटेंट अधिकार के लिए दावा पेश करता है तब वह कितने जुर्माने से दंडित किया जाएगा? 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये, 30,000 रुपये या 10,000 रुपये? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का, 1,00,000 रुपये तक। पेटेंट पर डाली जाने वाली तारीख होती है पेटेंट के आवेदन की तिथि, पेटेंट अनुदत्त किए जाने की तिथि, प्रथम बार पेटेंट उपयोग किए जाने की तिथि, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी पेटेंट के आवेदन की तिथि पेटेंट पर डाली जाती है, जिस दिन आप आवेदन करते हैं उस दिन यहाँ पे पेटेंट वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और 20 वर्ष तक उसका रहेगा, ठीक है। 92 क्या कहता है? कोई मृतक जो मृत्यु का ठीक पहले पेटेंट के आवेदन का हकदार था उसकी तरफ से आवेदन करने का हकदार होगा, यानी कि यदि मान लीजिए कोई मर गया और वो पेटेंट करवाने का हकदार था किसी भी चीज़ का, उसने कुछ बनाया था, तो उसको पेटेंट कराने कौन जाएगा? विधिक प्रतिनिधि, प्रशासन, अब केवल वयस्क पुत्र या उपरोक्त सभी? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि जिसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जाएगा। उसके बाद आता है पेटेंट अभिकर्ता को हटाए जाने का आधार हो सकेगा वह किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, कि उसका नाम रजिस्टर में गलती या दुरुपदेशन या तथ्यों के छिपाने से दर्ज किया गया हो, या वह वृत्तिक हैसियत के उपचार का दोषी रहा हो और नियंत्रक की राय में रजिस्टर में रखे जाने के लिए अयोग्य हो, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेटेंट अभिकर्ता के रूप में आवश्यक अर्हता, वह भारत का नागरिक हो, वो 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय विज्ञान इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी से उपाधि प्राप्त की हो, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नियंत्रक द्वारा पेटेंट का अनुदान कब किया जाता है? जहां आवेदन ही पाया गया है, नियंत्रक द्वारा इस अधिनियम की शक्तियों के आधार पर स्वीकार नहीं किया गया है, आवेदन इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन नहीं पाया गया है, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का, यानी कि यहाँ पे जहाँ आवेदन पाया गया है, नियंत्रक अधिनियम अस्वीकार नहीं किया गया है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका, किसी व्यक्ति द्वारा पेटेंट कार्यालय शब्द का दुरुपयोग पर दंडित किया जाएगा, यानी कि पेटेंट शब्द कार्यालय शब्द का अगर कोई दुरुपयोग करता है तो दंडित किया जाए, कितने महीने, कितने जुर्माना लगे, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, 6 माह का कारावास या जुर्माना दोनों, 3 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों, 12 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा, 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों से किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 97, कोई पेटेंट सरकार पर बाध्यकारी हो सकती है क्या? सरकार केवल कुछ पेटेंटों के लिए बाध्यकारी है, सरकार वैसे ही बाध्यकारी है जैसे कोई व्यक्ति सरकार बाध्यकारी नहीं है, इस संबंध में अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार वैसे ही बाध्यकारी होगी जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पे बाध्यकारी होता है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेटेंटों को नष्ट हो जाने अथवा खो जाने की स्थिति में सही कार्रवाई क्या है? पेटेंटों के लिए नए सिरे से कार्रवाई, सर्वथा समाप्त हो जाना, बेहतरी से आवेदन और फीस संदाय करने पर नियंत्रक द्वारा पेटेंट की दूसरी प्रति मुद्रांकित किया जाना, इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेटेंट अधिनियम में रखे गए किसी रजिस्टर में कोई व्यक्ति मिथ्या प्रविष्टि करेगा अथवा कराएगा तो वह दंडित किया जाएगा, कितना पनिशमेंट रहेगी उसके लिए? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो सी नंबर की यहाँ पे 2 वर्ष तक कारावास से और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है।
ठीक है, अब जल्दी से खत्म करते हैं इसको। पेटेंट अधिकारों को अपराध की दावा करने के लिए दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। अब जुर्माने ये सब सजा याद रखिएगा, ठीक है। पेटेंट के उल्लंघन के लिए प्रमाण का भार किस पर होता है, वादी पर, प्रतिवादी पर, पक्षकार, लेने पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो पेटेंट का उल्लंघन करता है तो उसके लिए प्रमाण यानी कि उसको बड़ा प्रूफ किस पर होता है, तो यहाँ पे जो रैंक कहता है ए नंबर, यानी कि जो प्लेंटिव जो कहता है कि इसने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है तो वही आएगा। व्यापार चिन्ह अधिनियम के पारित होने का वर्ष क्या है। अब यहाँ पे व्यापार ट्रेडमार्क आ गया, तो 1990, 1994, 1997 या 1999 जो ट्रेडमार्क एक्ट है वो पारित होने का वर्ष क्या था, डी नंबर, यानी 1999, ठीक है, 1999, यानी इसका डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में माल और सेवाओं कि व्यापार चिन्हों को प्रयोग में संरक्षण से संबंधित मामलों का विनियमन किस अधिनियम द्वारा किया जाता है, प्रतिलिपि अधिकार, पेटेंट अधिनियम, या फिर व्यापार चिन्ह अधिनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999। नेक्स्ट आता है व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 में व्यापार चिन्ह को परिभाषित कर दिया गया है। तो व्यापार चिन्ह का मतलब क्या है, व्यय वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे व्यक्तियों को माल सेवाओं को पृथक करने का समर्थ है। रेखांकित चित्र प्रदर्शित करने योग्य होता है। माल का आकार, पैकेजिंग और रंगों का संयोजन या उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी। व्यापार चिन्ह का मतलब सभी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क पंजीकरण का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए में, ए नंबर, यानी कि मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है चिन्ह के अंतर्गत शामिल है। तो चिन्ह में क्या शामिल है, छाप, शीर्षक, लेबल, टिकट, शब्द एवं हस्ताक्षर, नाम एवं हस्ताक्षर, ये उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का, यानी कि उपरोक्त सभी। इतना समरूप जिससे धोखा हो जाए, इसका मतलब क्या होता है, इतना समरूप जिससे धोखा हो जाए। किसी चिन्ह का अन्य चिन्ह से इतना सदृश होना कि धोखा या भ्रम होना संभाव्य, किसी चिन्ह का अन्य चिन्ह से इतना सदृश होना कि धोखा या भ्रम होना निश्चित हो, या आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, आ और बा दोनों, ठीक है। उसके बाद आता है पैकेजिंग या रंगों का संयोजन संबंधित है, किससे संबंधित है, चिन्ह से, माल से, सेवा से, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिन्ह से संबंधित है, यहाँ पे पैकेजिंग या रंग रहता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार चिन्ह से अभिप्रेत है माल का आकार, पैकेजिंग एवं रंगों का संयोजन जो एक व्यक्ति के माल या सेवाओं को दूसरे व्यक्तियों के माल और सेवाओं को पृथक करने का समर्थ हो। ऐसी चिन्ह जो एक रेखा चिन्ह या स्पष्ट किए गए समर्थ हो, उपयोग सभी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के तहत रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किस धारा में किया गया है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की बात की जा रही है, तो धारा 3 में, धारा 6, धारा 7 या धारा 8। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का, यानी कि धारा 3 में इनकी नियुक्तियों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अंतर्गत रंगों के संबंध में मर्यादा किस धारा में दी गई है, धारा 8, धारा 9, या फिर धारा 10 या धारा 11 में। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 10 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडमार्क की पंजीयन की अवधि क्या होती है। ट्रेडमार्क, अब यहाँ पे देखिए कॉपीराइट देख लिया हमने, ठीक है ना, पेटेंट देख लिया। अब ट्रेडमार्क की बात करें तो ट्रेडमार्क की अवधि कितनी होती है, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 10 वर्ष। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का, यानी कि ट्रेडमार्क 10 वर्ष के लिए होता है, पेटेंट 20 वर्ष के लिए होता है, कॉपीराइट 60 वर्ष तक के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। रजिस्ट्रार द्वारा व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रेशन आवेदन के दिनांक से कितने समय के अंदर किया जाएगा, 6 माह, 12 माह, 18 माह या 24 माह। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 18 माह। किसी व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण की किन दशाओं में माना जा सकेगा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा दोनों। आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे संयुक्त स्वामित्व के व्यापार चिन्ह किस स्थिति में रजिस्ट्रीकृत किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर इसको आप क्वेश्चन को पूरी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है बी नंबर का, यानी कि जहाँ व्यापार चिन्ह हितवत व्यक्ति इस बात के हकदार हैं कि उसको उपयोग दोनों अथवा सभी की तरफ से करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी जीवित व्यक्ति
या फिर आवेदन से 20 वर्ष के भीतर मरे व्यक्तियों के नाम का उपयोग चिन्ह में किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ भी बी नंबर के यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रीकरण से इनकार की स्थिति में क्या किया जाएगा। मान लीजिए रजिस्ट्रीकरण से मना कर दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होगा। तो जब पूर्ववर्ती व्यापार चिन्ह के स्वतुधारी ने रजिस्ट्रीकरण की सहमति दे दी है। ठीक है, और बाद दोनों यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको कोई व्यापार चिन्ह का स्वतुधारी ऐसे व्यापार चिन्ह का समुच्चयन कर सकता है। धारा 37 के उपबंधों के अधीन कर सकता है। ठीक है, धारा 39 के उपबंधों के अधीन, धारा किसी अधिनियम में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, प्रत्येक स्थिति में ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का। उसके बाद आता है व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अंतर्गत धारा 83 में बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय सरकार राजपत्र में सूचना द्वारा कर सकती है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अंतर्गत अपील बोर्ड के अध्यक्ष के लिए आवश्यक अर्हता है, यानी जो अपील बोर्ड का अध्यक्ष होता है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कहता है कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो वो क्या है, उसके लिए क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट है अपील बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि क्या होगी, यानी जो अपील बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है तो उनकी अवधि क्या होगी, वो कब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे ये सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि 65 वर्ष की आयु तक या फिर 5 वर्ष की अवधि, जो भी पहले आ जाए वही यहाँ पे रहेगा। अपील प्रस्तुत करने के समय की अवधि आदेश की तारीख से कितनी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है 3 माह, 30 दिन, 2 माह या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि 3 माह। उसके बाद है व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अंदर किस अपराध के और शास्तियों दी, किस अध्याय में अपराध और शास्तियाँ दी गई हैं। अध्याय 10, अध्याय 11, 12 या 13 में। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, अध्याय 12 में। उसके बाद आता है, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, यक्स ने बाई जो कि एक व्यापार चिन्ह, यक्स ने बाई जो कि एक व्यापार चिन्ह का स्वतुधारी है की अनुमति के बिना ऐसा व्यापार चिन्ह बनाए जो बाई के व्यापार चिन्ह के इतना समरूप है कि संबंधित समान व्यक्ति धोखा खा जाती है। यक्स ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है। व्यापार चिन्ह के मिथ्याकरण, व्यापार चिन्ह का मिथ्या विपदेशन, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्यापार चिन्ह का मिथ्याकरण करना, ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। अब व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अंतर्गत मिथ्या व्यापार चिन्ह लगाने पर कितने कारावास का प्रावधान है। अब यहाँ पे कारावास की बात करें तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, 6 माह से 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, कम से कम 6 माह, अधिकतम 3 वर्ष। व्यापार चिन्ह धारक का अधिकार क्या है, अतिलंघन के विरुद्ध विधिक उपचार का अधिकार, धारित या अंतरित करने का अधिकार, अनन्य उपयोग का अधिकार, उपयोग सभी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, उपयोग सभी हो जाएगा। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे है। तो व्यापार चिन्ह अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है, केंद्रीय सरकार को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 107, 108, 109 के अपराध की स्थिति में न्यायालय द्वारा किस तरह का संज्ञान लिया जाएगा। रजिस्ट्रार द्वारा लिखित परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट पर, सूचना द्वारा या उपरोक्त सभी पर। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रार द्वारा लिखित परिवाद पर यहाँ पे क्या किया जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 को बंधों में प्रभावित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती तो उसे दूर करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि केंद्रीय सरकार को। भाई केंद्रीय सरकार बनाई तो वही करेगी। उसके बाद आता है व्यापार चिन्ह अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लेने या विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय कौन होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, JMFC। उसके बाद आता है व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के उपबंधों के सरकार पर आबद्धकारी होना किस धारा में वर्णित है। धारा 153, 157, 161 या 164। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ए नंबर यानी धारा 153, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की किस धारा सद्भावना पूर्वक की कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान किए? 116, 118, 120 या 122? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका डी नंबर यानी धारा 122 में। उसके बाद अब आता है डिजाइन अधिनियम। ठीक है, डिजाइन अधिनियम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो डिजाइन अधिनियम पारित होने का वर्ष क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पूछा जा सकता है। तो सन 2000, 2002, 2003, 2005। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी सन 2000। डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 2D के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो 2D में क्या शामिल नहीं है? कलात्मक कार्य, संपत्ति चिन्ह, ट्रेडमार्क या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे शामिल नहीं किया गया 2D के अंतर्गत डिजाइन अधिनियम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिजाइन अधिनियम के पंजीकरण की अवधि कितनी होगी? तो डिजाइन अधिनियम 15 वर्ष, 10 वर्ष, प्रारंभ के 10 वर्षों के लिए, लेकिन दूसरी अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है डिजाइन का पंजीकरण हो जाने पर डिजाइन के प्राप्तकर्ता अधिकारी हो जाता है कौन? डिजाइन की चोरी से रक्षा, डिजाइन से अनन्य उपयोग का, और बात दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 4 के अनुसार एक डिजाइन पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा 60 डिजाइनों से भिन्न नहीं है। ठीक है, डिजाइन पंजीकरण के आवेदन करने से पूर्व ही लोक प्रदर्शित हो चुका है, डिजाइन वास्तविक है या नहीं है, या तो या फिर या बा या सा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। 137 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, पूरे कॉपीराइट ये 4 सब्जेक्ट हम यहाँ पे देखे थे, पूरे सब के यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट MCQ सेशन में। और किस सब्जेक्ट पे आपको MCQ चाहिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।